गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th के चैप्टर 1 के रिवीजन में, जो कि रियल नंबर्स है, उसके रिवीजन में आपका वेलकम है। ठीक है, आप सभी को मैं आज हम लोग आज डाउट सेशन है, थोड़ा सा एक डाउट, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं उन्हें उसे सॉल्व करेंगे। तो जिसमें एक स्टूडेंट्स ने कोई एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 पे हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को पूछा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को पूछा है, तो 5 को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है, कैसे काम करता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसी की तरह है। ठीक है, यूज द इक्वली डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 and 9m plus 2. Use Euclid's division lemma. Use Euclid division lemma to show that any positive integer is of the form cube of any positive integer cube of any positive integer is of the form. मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इसे, अगर आपको याद हो तो हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप लोग ने देखा होगा, हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर a लेते थे और एक डिवाइजर उसका, ठीक है ना, और डिवाइजर उसका 3 लेते थे। ठीक है ना, लेट ऐसे लेट a be any positive integer, any positive integer, let a be any positive integer and b equal to 3 be any divisor, any divisor। ठीक है ना, तो एक a इज इक्वल टू क्या होता है 3q प्लस r, ये इसमें r की वैल्यू क्या होती थी फ्रॉम 0 to 3 से लेस। ठीक है ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब देखिए क्या बोला, यूज द इक्वली डिविजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 and 9m plus 8। यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखा कैसे जा सकता है 3q से, 3q प्लस 1 से, 3q प्लस 2 से। तो उस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, क्यूब करना है और बताना है कि वो इन तीनों के टाइप का होगा। तो इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके क्यूब कर देंगे। तो देखिए क्यूब करने जा रहा हूं, किसी को और डाउट हो यहां तक, अभी अभी तक जो लिखा है उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट तो देखिए इसमें आप लोग का कोर्स सही स्पीड से चल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अपना काम टाइम से करते रहिएगा। पहले का क्यूब करेंगे, ए क्यूब इस वाले का, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए। तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 9q क्यूब विच इज इक्वल टू 9m, वेयर m is equal to q cube, be any positive integer, यहां तक ठीक है। तो देखिए एक तो आ गया 9m के रिप्रेजेंट आ गया, अब हमको क्या करना है 9m प्लस 1। अब देखिए सेकंड वाले का क्यूब करते हैं, ठीक है ना, इसका क्यूब करिए, a क्यूब इज इक्वल टू इसका क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर
बी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ए क्यूब 9 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इंटू ए, तो 3 3 जा 9 क्यू, ये हो जाएगा। किसी को डाउट यहां पर ये कैसे हुआ? कोई डाउट है स्टूडेंट्स किसी को? नो सर। ठीक है, 3a³ 1 मिनट, यहाँ पर 27 होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 a³ देखिए ना, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, एक बार चेक करते चलेगा आप लोग भी, 3b² a, ठीक है ना। तो a का क्यूब 27 क्यूब, b का क्यूब 1 का क्यूब 1 एंड 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू क्यू स्क्वायर, 9 इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। 9 इंटू क्यू स्क्वायर, 9 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 27 आएगा, 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 एंड यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर 1 इंटू ए, 3 से 3 क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 क्यू। अब ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ध्यान दीजिए इन तीनों टर्म्स में 9 कॉमन है, तो 9 क्यू को कॉमन कर लीजिए, 9 क्यू को कॉमन करिए तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 9 को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 9 को कॉमन करिए, ये हो जाएगा 3q³ प्लस 3q प्लस ये हो जाएगा q प्लस 1। अब देखिए ये पूरा का पूरा ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, q अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर से इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, इंटीजर। तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल n प्लस 1, यहाँ m लिया तो यहाँ n ले लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग चीजें, वेयर n इज इक्वल टू 3q³ प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब देखना, अब लास्ट वाले का क्यूब करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का, ठीक है ना। तो देखिए दो तरह से तो रिप्रेजेंट हो गया, एक और बाकी है, ठीक है ना। a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका क्यूब कर दे तो a³ इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। तो देखिए वही चीज a³ प्लस b³ करेंगे, a³ करेंगे तो आ जाएगा 27q³ a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 9 3 27, 27 का ट्वाइस कर देंगे आपका हो जाएगा 54q³। ये देखिए ना ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू बी, a का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q स्क्वायर, और 27q स्क्वायर को 27q स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का ट्वाइस 54। अब देखिएगा नेक्स्ट 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर a, 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12, 12q 12q 12 3 जा 36, 36q, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब देखिएगा दिए गए रिजल्ट्स में
देखिए तीनों के तीनों 9 के टेबल में आते हैं, ये वाला छोड़ के, ठीक है ना। तो इन तीनों में 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें इसमें और इसमें 9 कॉमन ले लीजिए। 3 टाइम्स ऑफ क्यू क्यूब प्लस, है ना, 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, ये 8 बाहर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये भी 9 टाइम्स ऑफ समथिंग के फॉर्म में आ गया। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 टाइम्स ऑफ n है, यहां पर p ले लीजिए, 9p प्लस 8, वेयर p इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो देखिए 9p प्लस 8 और 9n प्लस 1 और 9m के फॉर्म में आ गया। यही था सोल्यूशन आपका। किसी को प्रॉब्लम है और कोई कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ता हूं। टेस्ट में एक्सरसाइज 1 ये चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सर हम्म, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 का और बताना। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, ओके ठीक है, बता रहा हूँ। उसके पहले मैं 1.1 तक के पहले जो भी रिवीजन वाले टॉपिक्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ एक बार। ये जो 1.1 एक्सरसाइज थी, है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड 5 1 3 एंड 5th। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। और हाँ, हर चैप्टर का जो एग्जाम्पल है ना, उसको जरूर देखिए। टेस्ट के पर्पज से नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एग्जाम के पर्पज से भी एग्जाम्पल को जरूर पढ़ा करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें तो एक्चुअल में बस ये बात ध्यान रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए हों तो उनके लिए और दो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? फॉर एनी एक बात और ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ी है। निगेटिव पे आप लगा सकते कि नहीं, वो आप लोग को सोचना है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स for any two positive integer a and b, there exist q and r other positive integer such that a is equal to bq plus r। r की वैल्यू क्या होती थी? r की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम इसका डिवाइजर ये b तक हो सकती है, ठीक है ना। इसका डिवाइजर b है तो b मैक्सिमम तक हो सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसी पे चैप्टर है ये पूरा। बस आपको देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मैथ में बताए जा रहे हैं उनका यूज कैसे करना है, इसको समझने की, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, इसमें यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इंपॉर्टेंट है। फिर एल्गोरिदम में इसी को हम लोग कई सारे स्टेप में कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है ना। और एल्गोरिदम से क्या है, एल्गोरिदम का क्या है फायदा है, ये भी मैंने बताया था। फिर आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अगर आपको याद हो तो होता क्या था? अर्थमेटिक यानी मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम लोग किससे डील करते हैं? नंबर से। अर्थमेटिक यानी मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर से डील करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि
मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबरों से डील करते हैं, उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल मूलभूत बात क्या है, वो मूलभूत बात उसको समझिए। वो ये है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि किसी भी नंबर अर्थमेटिक में अर्थमेटिक में, जो कि क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स टू डील विद नंबर फॉर एवरी, तो अर्थमेटिक नंबरों में ये खास होता है कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अगर उसके ऑर्डर को कंसिडर नहीं किया जाए, ठीक है ना। यही चीज था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये कहता है कि हर एक नंबर है, अगर कोई भी नंबर आप लेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो यूनिक होगा क्या, यानी कि जो नंबर्स आपने सेलेक्ट किए हैं प्राइम फैक्टराइज में मल्टीप्लाई के लिए वही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। हाँ, उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, वो चलेगा, पर वो यूनिक तरीका होगा अगर आप उसके ऑर्डर को कंसीडर ना करें, आगे पीछे वाली चीज को कंसीडर ना करें तो वो यूनिक होगा। वरना अगर आगे पीछे भी कंसीडर करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे कि ये समझिए, ऑर्डर का मतलब इस तरह समझिए, यहाँ पर जैसे 3 चेयर है ना, और 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी। पहले केस में ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, सी यहां बैठा है, लेकिन दूसरे वाले केस में बी यहां, ए यहां, सी यहां। तो ये दोनों अरेंजमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं, तो दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। लेकिन अगर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ बैठ रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये 3 लोग बैठे हैं कि नहीं, ए बी सी बैठे हैं कि नहीं, तो वो तो ये भी सही है, वो तो ये भी सही है, तो यहाँ पर आप ऑर्डर नहीं मान रहे। लेकिन जब आप ऑर्डर मानोगे कि कौन कहाँ बैठ रहा है, तब मैटर करेगा कि यहाँ पर ए पहली पोजीशन पे, यहाँ बी पहली पोजीशन पे, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सीख लेते थे तो इसका आता था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, ठीक है ना। जस्ट सेकेंड गाइज। देखिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आता था, एप्लीकेशन में जैसे एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 वो भी एप्लीकेशन के अंडर आता है। उसी से आपका क्वेश्चन नंबर जो अभी आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, ये इसी से लगेगा क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ही लगेगा। सॉल्यूशन देख लीजिए, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये एक एप्लीकेशन है किसका, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। चलिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अब। राइट, देखिए इसमें कहा है चेक वेदर 6n कैन एंड ऑन अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ ले, और अगर नहीं डाउट है, बुक खोली ही नहीं है, पढ़ी नहीं है, तो खोल के पढ़ के अभी पूछ सकते हैं।
और कल भी मौका है, कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कैन एंड विद द डिजिट, मैं नेक्स्ट वीक नया चैप्टर चालू करूंगा, कैन एंड विद, और किसी को कोई चाहे तो स्कूल आके भी पूछ सकता है, ठीक है ना। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, हमें ये कह रहा है क्या ये जो 6n है वो 0 पर एंड हो सकता है, यानी कि 6n में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर 1 इक्वल टू 6, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर 2, 6 स्क्वायर 36, यानी कि n की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे तो 6 अलग अलग आंसर आते जाएंगे। क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, ठीक है ना। हमें यही बताना है, क्या कोई ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, इज देयर एग्जिस्ट एनी n for which the answer will become such that the last digit should be 0. So let us check, is it possible or not, if it is possible then what is that, okay। हम एक एक करके चेक करेंगे कि क्या ये बात संभव है, क्या कोई ऐसा n है, और अगर है तो वो n कौन सा है, यही काम करेंगे, ठीक है ना। तो पहले चेक करें है भी कि नहीं। देखिए कोई भी काम करने के पहले आपको पता तो होना चाहिए कि वो काम संभव है कि नहीं, तभी ना आप ट्राई करेंगे कि उसको करें या ना करें। करे ना करने का तो तभी मकसद है जब आपको पता हो कि वो काम संभव है कि नहीं। अगर आपको पता है कि आप कोई आपको पता है कि आप तुरंत यहाँ से अमेरिका पहुंच जाओ, अभी तुरंत इमेजिन करके सोचो कि तुरंत जा रहे हैं, तो इमेजिन करके तो जा सकते हैं, बट क्या रियल में जा सकते हैं क्या तुरंत 5 मिनट में 1 मिनट में, नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है। तो यानी कि मतलब आपको बस एक बार सोचना है कि वो संभव है कि नहीं, उसी को चेक करना है मैथ के लैंग्वेज में। तो देखिए सोल्यूशन, तो देखिए 6n सिंस 6 के पावर n कैन बी रिटन एज 6n is equal to 2 into 3 के पावर n which is equal to 2 के पावर n into 3 के पावर n, ठीक है ना। तो क्या इसमें 5 और 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। ना इसमें 5 आ रहा है, क्योंकि अगर ये आपका एंड हो रहा होता 0 पे, है ना, तो 5 से डिविजिबल होता, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहां तक हो गया, सिंस if 6n ends on 0, it must contain 5 in prime factorization, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। नो सर। हाँ, नो यानी सर। कि इस 6n का हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दिया, लेकिन अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है, चाहे 10 20 30 40 100 1000 1 लाख 160 1960, ऐसा कुछ भी नंबर हो, ये सारे के सारे नंबर अगर 0 पे एंड होंगे तो 5 से 100 एंड 1000% डिविजिबल होंगे, यानी कि 5 उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा। अब 5 उनके फैक्टराइजेशन में आएगा और 5 उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। 5 उनके फैक्टराइजेशन में आएगा मतलब जरूरी नहीं है कि 5 प्राइम नंबर हो, लेकिन 5 उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, यानी कि 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो और एक्चुअल में 5 नंबर 5 तो प्राइम नंबर होता है, आपको पता भी है। तो वही चीज है, 6n ends on a 0 then must contain the 5 in prime factorization of 6n, but from above, इसको 1 बोल दीजिए चाहे तो, but from 1 but from 1 we see that but from 1 we see that prime factorization of 6n, यहां ऊपर लिख रहा हूं अब मैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन of prime factorization of just a second students prime factorization of 6n does not consist 5। तो देखिए ये तो दिख रहा है हमें कि 6n में 5 नहीं है, तो क्या 5 होगा भी नहीं क्या? और कोई तरीका नहीं है 6n को लिखने का? नहीं है। अगर इसको लिखने का और कोई तरीका नहीं है तब तो ये बात पक्का हो जाएगा कि 6n में 5 कभी आएगा ही नहीं। अभी देखिए ये बात तो इसको देख के ये नजर आ रहा है कि 5 इसमें नहीं है, लेकिन क्या और कोई तरीका, जैसे कि इस तरह समझिए ना 14 जैसे ये नंबर है 14 को हम लोग 2 into 7 भी लिख सकते हैं और 1 into 14 भी लिख सकते हैं। आप इधर इसको देख के तो ये बोल सकते हैं, इस वाले पोर्शन को देखिएगा 2 into 7, इस वाले पोर्शन को देख के बोल सकते हैं कि हाँ इसमें 14 नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 14 कभी आएगा ही नहीं। देखिए यहाँ तो आ रहा है ना 14 आ रहा है ना, तो यही बात है। अगर हमको ये पता चल जाता, मान लीजिए मैं बोल देता कि 14 को एक मात्र तरीका है यही लिखने का, ये वाला तरीका लागू नहीं है, ये गलत तरीका है, 14 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता 1 into 14, तब आप कह सकते थे कि 14 के टेबल 14 के जो मल्टीपल्स है उसमें 14 नहीं आएगा। ठीक है ना? कोई आप ऐसा जिसको नहीं समझ में आया मेरा बात? स्टूडेंट्स यस सर आ गई। एक बार फिर से देख ले रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए नहीं आया तो। जैसे कि एक नंबर ले लीजिए 18, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 9 या फिर 2 into 3 into 3, ठीक है ना? और कोई तरीका 6 into 3 है ना? बस ठीक है। मान लीजिए आपको मैं बोलता कि 18 को 2 into 9 लिखना है, और लेकिन क्या अगर आपको मैं बोलता कि ये दो तरीके से लिखना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, है ना? तो आप अब मैं कहूंगा क्या 18 के फैक्टर्स में 6 आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 6 ना ये है ना ये 6 है ना ये 6 है, इन दोनों में से कोई भी 6 नहीं है, और जब 6 हो सकता था तो मैंने बोल दिया वो अलाउड ही नहीं है। तो यानी कि 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 नहीं आता। लेकिन अगर मैं कहूं ये अलाउड है, क्या है अलाउड, अगर ये दोनों तरीका भी अलाउड है लिखने का, तो आप 6 को देखोगे क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन क्या और कोई तरीका है जिसमें 6 आ सकता है? हाँ है, ये वाला। तो यानी कि 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 अब आएगा। ठीक है ना? तो यही सारी चीज है। यानी कि अब देखिए, अब इसी को कनेक्ट करते हैं इधर। 6n को इस तरह लिखा गया, इसमें 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या और कोई तरीका है लिखने का 6n को जिसमें 5 आ सकता है? नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो 5 अब और कहीं नहीं इधर तो नहीं आया, आगे भी अगर कहीं नहीं आएगा तो 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। तो आगे क्यों नहीं आएगा ये देखिए, बाय uniqueness property of फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, 5 is not a prime factor of 6n। 5 क्या होगा? 6n का प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अब अगर 5 अगर प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो 6n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, और 6n 0 पे एंड नहीं होगा यानी कि कोई ऐसी वैल्यू n की होगी ही नहीं।
तो यानी कि अब आपको n का वैल्यू पता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू n होगा ही नहीं ना। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया हो? नो सर। ठीक है, चलो आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो और भी अच्छी बात है। फिर से पढ़ोगे, नहीं डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? ये अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें एक इरेशनल प्रूव करने वाला किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और इसमें ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर, थ्योरम नंबर 1.4, थ्योरम 1.4, ठीक है ना। और एग्जाम्पल जो है आपका 9, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 1.3 में, एक्सरसाइज 1.3 में ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, जैसे थर्ड वाला सिर्फ एक एक तो आप प्रिपेयर कर लेंगे तो बाकी हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। सिर्फ एक थर्ड कर लेंगे तो वो सभी का हो जाएगा एक साथ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट है किसी को 1.3 एक्सरसाइज में तो पूछ ले। हेलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। एक इसमें 1.4 तो बताया था, एक इसमें ये जो लॉ बताया था आपको एचसीएफ एलसीएम का, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं कई बार। मान लीजिए आपको क्वेश्चन एक मैं क्वेश्चन अपने से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग देखिए, एक मैं बात अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, इस बार जो टेस्ट होगा वो वही कर पाएगा जो चैप्टर पढ़ा होगा। जो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी बुक से ही है, पर इस तरह से है कि शायद आप एक बार में ना कैच कर पाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, जो पढ़ा होगा वही कर पाएगा, जो नहीं पढ़ा है सोच रहा है कि बस रियल नंबर्स हैं, कॉमन सी चीज है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सीरियसली ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिएगा, हाँ, जैसे कि इस टाइप का कोई नंबर हो, इफ आप में से कोई ऐसा है जो इस क्वेश्चन को कर सकता है? अगर दो नंबर है 12 और 20, अगर इन दोनों के एचसीएफ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और कोई एक जन के अलावा? एनीवन एल्स? देखिए समझिएगा दिमाग से, एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, क्या आएगा? जो भी आए, मान लीजिए आया 12 और 12 से 20 को डिवाइड करिए 1 टाइम्स,
एंड ये 1 टाइम्स 12 8, 8 से 12 करेंगे, 1 टाइम्स 8 एंड दिस इज 4, 4 से 8, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो 4 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 4। द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि 4 को कैसे लिखा गया, इस तरह। तो अब x की वैल्यू निकालनी है। अब ये आपको आना चाहिए, ये आपको नहीं आ रहा तो खुद पता करिए। आता है ना x की वैल्यू निकालना? यस सर। ठीक है, अब इसको आप x की वैल्यू निकालेंगे, 20 को इधर भेज देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन है कई सारे जो मैंने टेस्ट वगैरह में दिए हैं, उसे ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब इससे भी टिपिकल हो सकता है और हो सकता है इससे इजी हो, ठीक है ना। तो अपने सर हाँ, x की वैल्यू इसमें 2 आएगी ना? अब वो मेरे को नहीं पता, खुद पता करो, सॉल्व करने आना चाहिए। अब 2 आए चाहे 13 आए, जो भी आए, ठीक है ना। तो इस टाइप से हो गई ये सॉल्यूशन, बेसिक बेसिक है, कोई टफ चीज नहीं है। बाकी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत और कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बाहर के, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिए, सर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बोलिए। सर एक थ्योरम नंबर 1.3 बताओ।